लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 7 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राजलक्ष्मी अपनी जन्मभूमि में पहुंच गईं। तय था कि बिहारी उन्हें पहुंचाकर लौट आएगा, किंतु वहां की अवस्था देखकर वो लौट न सका। राजलक्ष्मी के मायके में सिर्फ दो एक अतिवृद्धा विधवा जीवित थीं। चारों ओर घना जंगल और बांस के झाड़ थे। तालाब का पानी हरा हो चुका था और दिन दोपहर को सियार बोला करते थे, जिससे राजलक्ष्मी का चित्त उद्भ्रांत हो उठता था। बिहारी ने कहा, माँ, है तो ये जन्मभूमि ही, पर इसे स्वर्गादपि गरियसी हरगिज नहीं कहा जा सकता। चलो अब कलकत्ते चलो, यहां तुम्हें अकेले छोड़ जाना अधर्म है। मुझसे ये हरगिज न होगा। राजलक्ष्मी का भी जी उकता गया था। इतने में विनोदनी आ गई और उससे राजलक्ष्मी को सहारा मिल गया और विनोदनी को भी आश्रय मिल गया। विनोदनी का परिचय शुरू में ही दिया जा चुका है। किसी समय महेंद्र और उसके अभाव में बिहारी के साथ उसके ब्याह की बात चली थी। विधि के विधान से जिसके साथ उसका शुभ विवाह हुआ था, उस आदमी की समस्त अंतरेंद्रियों में तापतिल्ली ही थी सबसे प्रबल, और उसके अतिभार के कारण ही वो अधिक दिन तक जीवन धारण न कर सका। उसकी मृत्यु के बाद विनोदनी जंगल में एकमात्र उद्यानलता की तरह इस निरानंद गांव में मरी हुई सी जिंदगी के दिन काट रही थी। आज उस अनाथा ने आकर बड़ी भक्ति से अपनी फफुआ सास राजलक्ष्मी के पांव लागे और उनकी सेवा में आत्मसमर्पण कर दिया। सेवा इसी का नाम है, एक क्षण के लिए भी आलस नहीं। कैसा साफ सुथरा काम है, कैसी उम्दा रसोई बनाती है और बोली कितनी मीठी। राजलक्ष्मी कहती, अबेर हो गई है बेटी, अब कुछ खा पी लो, जाओ। भला वो कब सुनने लगी। पंखे से हवा करते करते जब तक सास को सुला नहीं देती, तब तक उठने का नाम नहीं लेती। राजलक्ष्मी कहती, ऐसा करने से तो तुम बीमार पड़ जाओगी बेटी। विनोदनी अपने प्रति अत्यंत उपेक्षा और तुच्छता का भाव दिखाकर कहती, हम लोगों का दुख का शरीर ठहरा बुआजी, बीमारी कभी भूल के भी नहीं फटकती हमारे पास। और फिर तुम कितने दिन बाद तो आई हो यहाँ, तुम्हारी सेवा के लिए है ही क्या यहाँ जिससे सेवा कर सकूं। बिहारी 2 ही 4 दिन में गांव का मुरब्बी मुखिया बन गया। उसके पास कोई दवा पूछने आता तो कोई मुकदमे के बारे में सलाह ले जाता, कोई अपने लड़के को किसी बड़े ऑफिस में नौकरी दिलाने की प्रार्थना करता तो कोई उससे दरखास्त ही लिखा ले जाता। वयोवृद्धों की ताश शतरंज सभा से लेकर बागदियों की ताड़ी पान सभा तक सर्वत्र वो अपना सकौतुक कुतूहल और स्वाभाविक सहृदयता लिए हुए विचरण करने लगा। कोई उसे गैर नहीं समझता, बल्कि सभी उसका सम्मान करते हैं। विनोदनी भी अंतःपुर के अंतराल से कुठौर में पड़े इस कलकत्ते के युवक के निर्वासन दंड को यथासाध्य हल्का करने की कोशिश करती रहती। बिहारी हर बार जब गांव में घूम फिरकर घर आता तो देखता कि किसी ने उसके कमरे को खूब अच्छी तरह झाड़ बुहार कर साफ सुथरा कर रखा है। एक गिलास में 2-4 तरह के फूलों का गुलदस्ता बनाकर सजा रखा है और उसके बिस्तर के पास ही बंकिम चंद्र और दीनबंधु की ग्रंथावली सजाकर रख दी है। प्रत्येक जिल्द के भीतर विनोदनी नाम लिखा हुआ है। हस्ताक्षर स्त्रियों जैसे हैं, किंतु लिखावट पक्की है। गांव के प्रचलित अतिथि सत्कार के साथ इस आतिथ्य में जरा कुछ विशेषता है। बिहारी जब विनोदनी का उल्लेख करके प्रशंसा करने लगता, तब राजलक्ष्मी कहती, ऐसी शऊर की लड़की की तुम लोगों ने बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी। अरे मुझे दुख तो इसी बात का है। बिहारी हंसकर कहता, अच्छा नहीं किया माँ, हम लोग ठगाए गए। पर ब्याह न करके ठगाना अच्छा, ब्याह करके ठगाए जाने में मुसीबत होती। राजलक्ष्मी बार बार यही सोचने लगी कि आह, ये लड़की मेरी बहू हो सकती थी, हुई क्यों नहीं। राजलक्ष्मी कलकत्ते जाने की बात छेड़ती तो विनोदनी की आंखों में आंसू भर आते। कहती, बुआ जी, तुम 2 दिन के लिए आई ही क्यों थी? जब तुम्हें मैं जानती न थी तब तो किसी न किसी तरह दिन कट जाते थे, पर अब तुम्हारे बिगर मुझसे रहा कैसे जाएगा। राजलक्ष्मी मन के आवेग में कह डालती, बेटी, तू मेरे घर की बहू क्यों नहीं हुई? तब तो मैं तुझे छाती से लगा के रखती। ये बात सुनकर विनोदनी मारे लज्जा के किसी काम के बहाने वहां से उठ के चली जाती। राजलक्ष्मी को आशा थी कि कलकत्ते से उनके पास
अनुनय विनय भरा करुण पत्र आएगा और उसकी वे प्रतिक्षण प्रतीक्षा कर रही थी। उनका महेन जन्म से लेकर अब तक कभी इतने दिन माँ को छोड़कर अकेला नहीं रहा, और अब तो निश्चय ही इतने दिन के विच्छेद ने उसे अधीर कर दिया होगा। राजलक्ष्मी अपने रूठे हुए लड़के की तरफ से लाड़ और उलाहने भरे प्रार्थनापूर्ण पत्र के लिए त्रसित और उत्कंठित हो रही थी। महेंद्र का पत्र आया, किंतु बिहारी के नाम। उसने लिखा है, आशा है माँ बहुत दिनों के बाद जन्मभूमि जाकर बहुत प्रसन्न और सुखी होंगी। माँ ने सोचा, बेटा अभी तक रूठा हुआ है, इसी से लिखता है, प्रसन्न होंगी सुखी होंगी। अभाग्नि माँ भला बेटे के बिना कहीं भी प्रसन्न रह सकती है, सुख से रह सकती है? फिर वे बिहारी से पूछने लगी, और आगे क्या लिखा है महेन ने? जरा पढ़ के सुना तो बेटा। बिहारी ने कहा, आगे और कुछ भी नहीं लिखा माँ। और चिट्ठी को उसने मोड़ मरोड़ कर एक किताब की जिल्द के भीतर रखकर घप से उसे एक कोने में फेंक दिया। भला अब राजलक्ष्मी कैसे स्थिर रह सकती थी? वे सोचने लगी, अवश्य ही महेंद्र अभी तक उनसे गुस्सा है और गुस्से में आकर चिट्ठी में ऐसी बातें लिखी होंगी जिन्हें बिहारी पढ़कर सुनाने में संकोच कर रहा है। बछड़ा जैसे गाय के थन में हुड्ड मार मारकर वात्सल्य का संचार करके दूध उतारता है, महेंद्र के गुस्से ने ठीक वैसे ही राजलक्ष्मी को चोट पहुंचाकर उनके रुके हुए वात्सल्य को उत्सारित कर दिया। उन्होंने महेंद्र को क्षमा कर दिया। कहने लगी, अच्छा है, महेन बहू को लेकर शांति से रह रहा है, रहने दो, जैसे भी रहे सुखी रहना चाहिए। बहू के बारे में अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं उसे कष्ट थोड़े ही देना चाहती हूं। देखो तो भला, जो माँ उसे घड़ी भर के लिए कभी भी अपने से अलग नहीं रख सकती थी, वो माँ इतनी दूर चली आई तो क्यों नहीं उसे गुस्सा आएगा? कहते कहते राजलक्ष्मी की आंखों में आंसू भर आए। उस दिन राजलक्ष्मी बिहारी से बार बार आकर कहने लगी, जाओ बेटा, तुम नहा धो लो, यहां तुम्हारा रहन सहन बड़ा अनियमित हो रहा है। किंतु बिहारी को उस दिन नहाने खाने की प्रवृत्ति ही नहीं हुई। उसने कहा, माँ, मुझ जैसे अभागे अनियम में ही ठीक रहते हैं। राजलक्ष्मी ने जोर देकर कहा, नहीं बेटा, तुम उठो, जाओ, पहले नहा धोकर खा पी लो, फिर जो जी में आए सो करना। सैकड़ों बार अनुरोध किए जाने पर बिहारी को आखिर उठना ही पड़ा। उसके बाहर जाते ही राजलक्ष्मी ने जल्दी से जिल्द में से महेंद्र की मुड़ी मुड़ाई चिट्ठी निकाल ली। विनोदनी के हाथ में चिट्ठी देते हुए उसने कहा, देखो तो बेटी, महेंद्र ने बिहारी को क्या लिखा है। विनोदनी पढ़कर सुनाने लगी। महेंद्र ने शुरू में माँ के विषय में लिखा था, किंतु बहुत ही थोड़ा। बिहारी ने जितना सुनाया था उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद ही आशा की बातें लिखी हैं। महेंद्र ने रस रंग हास्य रहस्य और पुलक आनंद के नशे में उन्मत्त होकर चिट्ठी लिखी है। विनोदनी थोड़ा सा सुनाकर मारे लज्जा के रुक गई। बोली, बुआ जी, अब आगे सुन के क्या करोगी? राजलक्ष्मी के स्नेह से व्यग्र चेहरे का भाव क्षण में बदलकर पत्थर सा कठोर होकर मानो जम गया। कुछ देर वे चुप रहीं, फिर बोली, रहने दो। और इतना कहकर वे चिट्ठी वापस बगैर लिए ही चली गई। विनोदनी उस चिट्ठी को लेकर अपनी कोठरी में चली गई और भीतर से किवाड़ बंद करके बिस्तर पर बैठकर उसे पढ़ने लगी। चिट्ठी में विनोदनी को क्या रस मिला सो वही जाने, किंतु वो कौतुक रस हरगिज नहीं था। चिट्ठी को बार बार पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें दोपहर की गर्म बालू की तरह जलने लगी और उसकी सांस मरुभूमि की लू की तरह गर्म हो उठी। बार बार उसके मन में यही एक बात चक्कर काटने लगी कि महेंद्र कैसा है, आशा कैसी है, महेंद्र और आशा का प्रेम कैसा है। चिट्ठी को अपनी छाती के पास दबाकर वो पैर फैलाए दीवार के सहारे बैठी हुई बहुत देर तक सामने के आकाश की ओर देखती रही। बिहारी तलाश करता रह गया, किंतु महेंद्र की चिट्ठी उसे नहीं मिली। उसी दिन दोपहर को अकस्मात अन्नपूर्णा आ पहुंची। दुसंवाद की आशंका से सहसा राजलक्ष्मी की छाती कांप उठी। कुछ पूछने की उन्हें हिम्मत ही न पड़ी। अपना सफेद फक मुंह लिए वे अन्नपूर्णा के मुंह की तरफ देखती रहीं। अन्नपूर्णा ने कहा, जीजी, कलकत्ते में सब राजी खुशी है। राजलक्ष्मी ने कहा, तो तुम यहां कैसे? अन्नपूर्णा ने कहा, जीजी, तुम अपनी घर गृहस्थी आप जाकर संभाल लो, मेरा अब घर गृहस्थी में मन नहीं लगता। मैं काशी जाने के लिए घर से रवाना हो चुकी हूं, इसी से तुम्हारे पांव लगने आई हूं। जान में अनजान में बहुत कसूर बन पड़े हैं मुझसे, सो सब माफ कर देना जीजी।
और तुम्हारी बहू। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अभी वो बच्ची है, उसके मां नहीं, बाप नहीं। वो दोषी हो या निर्दोष हो, वो है तुम्हारी ही। कहते कहते उनका गला रुक आया, आगे कुछ कह न सकी। राजलक्ष्मी व्यस्तता के साथ देवरानी के स्नानाहार की व्यवस्था करने चली गई। बिहारी खबर पाते ही गदाई घोष की चौपाल से भागा भागा घर आया और चाची के पांव छूकर कहने लगा, नहीं नहीं चाची, ये कैसे हो सकता है? हम लोगों की ममता छोड़कर तुम काशी चली जाओगे? ये तो हरगिज नहीं हो सकता। अन्नपूर्णा ने आंसू रोकते हुए कहा, अब तो मुझे रोकने की कोशिश न कर बिहारी, मेरे बिना कोई काम नहीं रुकेगा। तुम सब खुश रहो, सुखी रहो, इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए? बिहारी कुछ देर चुप बैठा रहा और फिर बोला, महेंद्र का भाग्य ही खराब है, उसने तुम्हें भी विदा कर दिया। अन्नपूर्णा ने चौंक कर कहा, ऐसी बात मुंह से न निकाल बिहारी, महेंद्र से मैं जरा भी नाराज नहीं। मेरे बिना हटे घर की भलाई नहीं होगी, इसी से मैंने काशी जाना तय किया है। बिहारी दूर आकाश की तरफ देखता हुआ चुपचाप बैठा रहा। अन्नपूर्णा ने अपने आंचल से 2 सोने के भारी कड़े खोलते हुए कहा, बेटा, ये कड़े तुम अपने पास रखो। जब तुम्हारी बहू आवे तब मेरी तरफ से आशीर्वाद में उसे पहना देना। बिहारी कड़ों को माथे से लगाकर अपने उमड़ते हुए आंसुओं को रोकने के लिए बगल के कमरे में चला गया। विदा होते समय अन्नपूर्णा ने कहा, बिहारी बेटा, तुम मेरे महेंद्र की और आशा की संभाल करते रहना। और फिर राजलक्ष्मी के पास जाकर उनके हाथ में एक कागज देती हुई बोली, ससुर जी की संपत्ति में मेरा जो हिस्सा है उसे मैं इस दान पत्र में महेंद्र को दिए जाती हूं। मुझे तुम महीने महीने सिर्फ 15 रुपये भिजवा दिया करना। इतना कहकर अन्नपूर्णा ने जेठानी के पांव से माथा छुआकर प्रणाम किया और पांवों की धूल माथे से लगाई और फिर काशी के लिए विदा हो गईं। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चौखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 7, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।